1857 के क्रांति में हम आपको बात कर रहे थे कि ये भले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के विरोध से एक चिंगारी निकला है, लेकिन इस बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है जी, ये विरोध का चिंगारी यहां से निकलने के बावजूद भी यहाँ पे क्रांति नहीं शुरू हुआ है। क्रांति का मतलब कि जहां झुंड लड़ाई करना शुरू कर दे, जहां झुंड एक दूसरे पे आगजनी करना शुरू कर दे, मारपीट शुरू हो जाए, भीड़ लोगों का, तो यहाँ तो एक व्यक्ति विरोध किए हैं और इस विरोध में जो अंग्रेज लोग आए गोली मार दिए, 2 लोगों को गोली मार दिए, एक को गोली मारे, दूसरे को तलवार से काट दिए। तो विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ है? ध्यान रखिए कि इनका जो घटना हुआ था मंगल पांडे का, ये महीना 2 महीना पहले का बात है और उसके महीना 2 महीना बाद मेरठ में ये विद्रोह होता है। इसका मतलब है कि जो सैनिक वर्ग है अलग अलग छावनियों में, एक तो बैरकपुर छावनी में पूरा का पूरा लोग है, दूसरा या मेरठ वाला छावनी में, उसके बाद दानापुर छावनी में, झांसी के छावनी में, जहां जहां सैनिक छावनी है उस सैनिक छावनी में दो प्रकार के सेना है। 2 प्रकार का सेना है। कौन कौन? एक भारतीय सेना और दूसरा एक इंग्लैंड का सेना। इंग्लैंड के सेना का संख्या कम है और भारतीय सेना का संख्या ज्यादा है जहां जहां छावनी में जा रहे हैं। तो हम आपको बता ये रहे हैं कि जो भारतीय सेना है, अगर एक छावनी में ये विरोध हुआ, एक छावनी में ऐसा घटना घटा, तो ये सब खबर यहाँ इस दूसरे छावनी में भी गया, तीसरे छावनी में भी गया। तो जो लोग भी भारतीय हैं भाई, राइफल तो सबके पास में ही आया है और अत्याचार तो सबके पास में हो रहा है, तो इनके मन में भी ये उबाल हो रहा है कि मंगल पांडे ठीक किया था, ऐसा ही हम लोग को भी करना चाहिए। अब यूनिटी बना और यूनिटी बना के अब की बार विरोध किया। कितना लोग? लगभग 50 से ऊपर संख्या। विद्रोह का शुरुआत कहां से हो रहा है? मेरठ से। विद्रोह का शुरुआत मेरठ से। और मेरठ कहां जी? यूपी में, हालांकि दिल्ली के पास पड़ता है। तो विद्रोह का शुरुआत 1857 के क्रांति का विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ? मेरठ से। नंबर दूसरा कि तो इसके नेता कौन थे? मतलब जब मेरठ में हुआ था मंगल पांडे, तो इस समय इनको फांसी दे दिया गया है। तो इस विद्रोह का नेता जो वहां मेरठ में हुआ था, मेरठ के विद्रोह का नेता कौन थे? कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। और आपको बता दे कि ये सारा का सारा खेल है एक राइफल आने का। कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल आया है यहाँ भारतीय सेना में देने के लिए जनवरी 1857 में आया था। जनवरी 1857 माने शुरू 1857 के शुरुआती महीना में आया और उसके 2-3 महीना बाद ही ये सारा का सारा कर्मकांड होना शुरू हो गया। दूसरा बात कि जो बैरकपुर छावनी है, ये बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे थे, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल जान लीजिए। ये मंगल पांडे जो है ये 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री बटालियन के एक सिपाही थे। मतलब कि अलग अलग सिपाहियों का अपना अपना बटालियन होता है। आज भी बिहार रेजिमेंट है, तो गोरखा रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट होता है। तो उसमें जो बैरकपुर छावनी के ये किस वाले बटालियन के सिपाही थे? तो इनका नाम था 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री। 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री बटालियन के एक सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। ध्यान रखिए, मंगल पांडे थे यूपी के, यूपी में भी बलिया के, बक्सरों पर। कहाँ के थे? और पंडित जी थे। चलिए, बात यह हो रहा था कि मंगल पांडे का हम लोग नाम क्यों ले रहे हैं? मंगल पांडे जो है एक व्यक्ति है, ह्यूजसन। कौन है? ह्यूजसन। तो 29 मार्च 1857 को ये जो चर्बी लगा कारतूस वाला घटना हुआ था, इस घटना के चलते बड़ी खफा थे कि हम पंडित जी हमारा धर्म नस्वा दिया है। तो 29 मार्च 1857 को ह्यूजसन को ये गोली मार दिए, गोली मार के हत्या कर दिए। और दूसरा नंबर लेफ्टिनेंट बो, ये इसको तलवार से काट दिए। और 2 व्यक्तियों का हत्या, 2 अंग्रेज अधिकारियों का हत्या, इनको फांसी तक लेके चले। अब देखिए 29 मार्च को ये घटना हुआ था, हत्या किए थे और 10 दिन के अंदर में इनको फांसी पे लटका दिया सब। 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी पे सरेआम लटकाया गया सभी सैनिकों के बीच में, ताकि लोगों के बीच दहशत फैल रहे। तो बताइए ये कौन से बटालियन के सिपाही थे?
34वीं नेटिव। कौन से? 34वीं नेटिव। अच्छा, हीरोज को गोली कब मारे थे? 29 मार्च को। कब? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। और एगो को तलवार से काट दिए थे, क्या नाम था? लेफ्टिनेंट बो। लेफ्टिनेंट बो। फांसी कब दिया गया इनको? 8 अप्रैल। फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। चलिए, 1857 में, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय, इस समय 1857 के इस तत्कालिक समय में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। तो अंग्रेजों के शासन में उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये सारे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और देखिए, 1857 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टम। लॉर्ड पामेस्टम। थोड़ा सा यहाँ बात को समझना होगा। यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे मान लीजिए भारत है, और यह है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का एक छोटा सा कंपनी, छोटा सा नहीं कह लीजिए, बड़ा सा कंपनी, जो कि शेयर में खुला गया था, ये कंपनी यहाँ पे शासन कर रहा था। भारत में शासन कौन कर रहा है? भारत में कंपनी का शासन है, पूरा ब्रिटेन के महारानी का शासन नहीं है। एक कंपनी वाला यहाँ पे आके और शासन कर रहा है, अपना सेना वना रखा हुआ है। तो यहाँ भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ, इस 1857 के विद्रोह में कंपनी जो अपना सेना रखा था, ये सारा का सेना धराशायी हो गया था। और इस 1857 के क्रांति में कंपनी के सेना एकदम डर के, दहशत से सर छुपा के भाग रहे थे। इनको कहीं जगह नहीं मिल रहा, कैसे कैसे अपने जान को बचाएं। तो बता ये रहे हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के संसद चल रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन था? कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड पामेस्टम। और भारत में जो कंपनी का मेन अधिकारी है, ओकरा बोलते हैं, वो क्या है? वो है गवर्नर जनरल। और गवर्नर में कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये बात ध्यान रखना है। लक्ष्मीबाई का अलग अलग नाम आप जानते हैं, जब छोटी थी तब इनका नाम कुछ और था, थोड़ा बड़ी हुई तो और नाम कुछ और हुआ। तो इनका नाम मन्नू है, छबीली है, मणिकर्णिका है, लक्ष्मीबाई है, कुछ लोग झांसी की रानी कहते हैं। तो इस तरीके से इनका नाम था। और हम उम्मीद करते हैं कि सब सीरियल उरियल देख के आप लोगों को पता होगा कि इनका नाम क्या था। चलिए, 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उसमें विद्रोह के बाद, विद्रोह समाप्त होने के बाद, अब कंपनी जो है सैनिक भर्ती करेगा तो कदम फूक फूक के रखेगा। सैनिक भर्ती करने में कदम फूक के रखना क्यों? क्योंकि जितना ये सैनिकों को भर्ती किए थे, यही सब तो हमारे ऊपर तलवार उठा दिया था, हमारे ऊपर गोली तान दिया। तो अब जिनको भी भर्ती करेंगे, बड़ा सोच समझ के करेंगे। तो नया फौज को गठन करने के लिए, विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए, नया तरीका से गठन करने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग गठित किया। और उसी आयोग के माध्यम से अब नए फौजों का गठन किया जाएगा। ये आयोग डिसाइड करेगा, ये आयोग सलाह देगा कि किस सैनिक को भर्ती किया जाए, किस जात के सैनिक को भर्ती किया जाए, किस क्षेत्र के सैनिक को भर्ती किया जाए और किसको निकाल दिया जाए। तो विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम था पील आयोग। क्या नाम था? पील आयोग। और बात कर ले, ये जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह है, तो आपको पता है कि बिहार से नेतृत्व करता कौन है? यह वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बड़ा ही उदार व्यक्ति थे जी, जमींदार थे लेकिन उदारता इनमें था। तो एक बार तो इनका हम अखबार में पढ़ रहे थे, जब इनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसमें हम देखे कि रोपनी करने वाली जो महिलाएं हैं, वो रोपनी कर रही है और रोपनी करते हुए गीत गाती थी। अब भले नहीं गाती हैं, लेकिन पहले महिलाएं जो है रोपनी करते हुए गीत गाती थी। ये गीत गा रही महिलाओं कोई रास्ते से चलते हुए जा रहे थे, तो पता नहीं कौन सा गीत था जिसके ऊपर इनको बड़ा खुशी हुआ, और ये सारे के सारे इन महिलाओं को ले जाके बहुत ज्यादा उपहार के स्वरूप में मैंने भेंट दिए थे, बहुत ज्यादा धन दिए थे। तो उदारता इनके अंदर था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह, आपको पता होगा कि इनके पीछे अंग्रेज पड़ा, चूंकि
विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व करता थे बिहार से। और इनके पीछे जब अंग्रेज पड़ा तो बक्सर में ये नदी जो है इस पर है रोहतास जिला, सॉरी रोहतास जिला नहीं जी, और नहीं बक्सर जिला है, इस साइड बक्सर जिला है और वो साइड उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। तो ये इनके पीछे अंग्रेज फौज पड़ा हुआ है एकदम। आप ये आगे भागने के क्रम में बीच में गंगा नदी है, तो गंगा नदी में नाव में चढ़े और इस पार से उस पार करने के दरमियान पीछे से अंग्रेजी फौज फायर करना शुरू किया। इनके हाथ में गोली लगा और हाथ को काट के गंगा मैया में विसर्जित कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि जब इस पार गए बलिया साइड में तो चप्पे चप्पे अंग्रेजी सेना जो है पड़ा हुआ है। किसी न किसी हॉस्पिटल में तो आएंगे ही, तो सारे हॉस्पिटल को घेर के रखा गया है, जितने वैद्य हैं उनको घेर के रखा गया है। और इस चक्कर में इनका इलाज नहीं हो पाया है, ज्यादा रक्तस्राव होने के चलते इनका मौत हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु है, वीर कुंवर सिंह का मौत है, कब हुआ था? यह हुआ था 9 मई 1858। हम आपको बता दें कि बिहार में जो विद्रोह हुआ है और इनका जो मौत हुआ है, इस विद्रोह और मौत के बीच 1 साल का फर्क है। इसका मतलब है कि वीर कुंवर सिंह 1 साल तक अंग्रेजों के साथ इस लड़ाई में है। तो लगभग पूरा का पूरा 1 साल कह लीजिए। 9 मई 1858 को इनका मृत्यु हुआ और लगभग शायद 9 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू किए थे। तो लगभग 1 साल हो गया ना, 1 साल तक इनका युद्ध चला। कितना साल के थे जी? 80 साल के। कितना साल के थे ये? 80 साल के। चलिए, इस 80 साल के बूढ़े में इतना जोश था कि आपको बता दें कि 2 सेना नायक इनको छक्का छुड़ाने के लिए भेजा गया था अंग्रेजों की तरफ से। 2 सेना नायक 2 जगह भेजा गया है। एक तो यहाँ वीर कुंवर सिंह के पास में और दूसरा दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है उनके लिए। चलिए, तो नेक्स्ट एक बात और है, और वो मुद्दा क्या है? पंजाब में अगर आप जाएंगे तो पंजाब में जितने सिख हैं, इन सिखों को अंग्रेज लोग भड़का दिए थे। अंग्रेज लोग के तरफ से एगो पोस्टल रात में चपकवा दिया गया। उस पोस्टल में लिखा गया था, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम मिल के और लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम का ये क्रांति है, और जब ये क्रांति में हम अंग्रेजों को भगा देंगे तो सिखों को काट के हटा दीजिएगा, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रहेंगे। अब सिखों में ये अफवाह फैल गया कि कौन कह रहा है ये? तो ये हिंदू मुस्लिम मिल के कह रहे हैं कि सिखों को भगा देंगे, जबकि ये पोस्टल चपकवाया कौन था? ये सब अंग्रेज लोग चपकवाया था। इसलिए सिख लोग जो है ये विरोधी हो गए। तो सारे सिख लोग साथ दिए किसका? अंग्रेजों का। लेकिन पंजाब में जो नामधारी सिख हैं, सिखों में अलग अलग कैटेगरी, उसमें से नामधारी सिख जो है ये भारत के विद्रोही सेनाओं का साथ दिए। ये भी सशस्त्र विद्रोह किए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। तो मात्र इन्हीं का नाम आता है, किसका? नामधारी जो सिख है ये लोग। नेक्स्ट बात करते हैं विद्रोह को। एक कवि जो है, एक कवि अपनी आंखों से देखा है जी, और विद्रोह का एक उर्दू कवि मिर्जा गालिब इसको अपने आंखों से देखे हैं, ठीक है। और 1857 में अंग्रेज का जो कट्टर दुश्मन माना जाता है, अंग्रेज का कट्टर दुश्मन मतलब कि मिल जाए तो काट देंगे जी, किसी प्रकार का कोई दया याचना का बातें नहीं, हटा दो उसको। और वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। विद्रोह का उर्दू कवि देखा था कौन? मिर्जा गालिब। उर्दू कवि मिर्जा गालिब और अंग्रेज का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्रांति में भाग नहीं लेने वाले कुछ वर्ग हैं। इस क्रांति, देखिए, भाग लेने वाले से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। तो क्रांति में कौन कौन वर्ग भाग नहीं लिया? एक बहुत बड़ा समूह जमींदारों का। आपको बता दें कि अगर जमींदार लोग इसमें सहयोग दिया रहता है तो जमींदार के पास में बल है, उसके पास में पैसे हैं, सारा का सारा तंत्र का मालिक है वो। अगर ये लोग सहयोग कर देता तो आपको बता दें कि 90 साल पहले हमारा देश आजाद हो गया रहता। अंग्रेज लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भारत का स्वरूप इस तरीके से नहीं रहता जी। 90 साल पहले सरदार पटेल जैसा कोई व्यक्ति, भारत को एक करने वाला, सभी राज्यों को एक में मिला देने वाला, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है।
अब उस समय अगर आजाद हुआ रहता तो ये भारत इतना बड़ा भारत होता कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, छोटे छोटे हो जाते, इसका कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इस क्रांति में कौन कौन भारत के कौन कौन वर्ग भाग नहीं लिया। तो पूरा का पूरा जमींदार वर्ग इसमें भाग नहीं लिया, एक आध जमींदार इसमें सहयोग कर रहे हैं, और उसी जमींदारों में से एक है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से खफा खाए व्यक्ति है पहले ही से, इनका जमींदारी छीन लिया था अंग्रेजों ने, और जमींदारी छीन लेने के चलते इनके मन में गुस्सा था, इसलिए ये इस क्रांति में भाग लिए थे। दूसरा बात, साहूकार वर्ग। साहूकार वर्ग जो पैसे का लेन देन करते हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, कह लीजिए जो सूदखोरी करते हैं, इनको भारी मुनाफा था अंग्रेजों के रहने से, और ये भी अंग्रेजों का सहयोग किए। ये भारतीय सेनाओं के तरफ से न लड़के ये किसका सहयोग किए? अंग्रेजों का। इसके अलावा शिक्षित वर्ग, देखिए ये किसी का सहयोग नहीं किए, शिक्षित वर्ग ना सहयोग किए और ना एकरा में लगे, एकदम साइलेंट रहे। साइलेंट रहे मैंने एकरा तटस्थ कह सकते हैं, एकदम तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब है कि यहाँ कुछ हो रहा है ना तो हम जाएंगे और मैंने कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, और चुपचाप देखते रहने को क्या बोलेंगे? तटस्थ रहना है। तटस्थ रहना इसी को बोलेंगे। तो शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा है। एक यहाँ पे रीजन समझ लेते हैं, शिक्षित वर्ग जितने हैं, शिक्षित या मध्यवर्गीय फैमिली, मध्यवर्गीय फैमिली समझ रहे हैं, जो मध्यवर्गीय फैमिली है ये पढ़ाई में ध्यान देता है। आज भी आप देखिएगा शिक्षित वर्ग सबसे ज्यादा मात्रा में पढ़ने लिखने पर ध्यान देता है कि चलो पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास में उतना ज्यादा धन दौलत नहीं है जिससे कि हम बड़का बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो शिक्षित वर्ग है इन लोगों का क्या मानना है? इनका मानना है, इनके माइंड में चल रहा है कि अंग्रेजों के रहने से भारत का डेवलपमेंट होगा। भारत में ट्रेन कौन चलाया? अंग्रेज लोग। भारत को इतना आगे कौन बढ़ाया? अंग्रेज लोग। ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। भारत में ये तार व्यवस्था है, ये सब कौन लाया? अंग्रेज लोग। ये रहेंगे तो भारत का विकास होगा, और ये नहीं रहेंगे तो भारत फिर से पशु पक्षियों का देश बन जाएगा। भारत में वो जो अंधविश्वास वाला शिक्षा चल रहा था, नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, वही रह जाएगा। इसलिए इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि अंग्रेजों के रहने से भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ये इस मूवमेंट में भागे नहीं लिए। तो कौन कौन भाग नहीं ले? क्रांति में भाग नहीं लेने वाला है कौन कौन है? जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग और शिक्षित वर्ग। कौन कौन? जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग और शिक्षित वर्ग। आपको बता दें 1857 क्रांति में कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी। किसका दुश्मन था? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। और विद्रोह को उर्दू कवि एक देखे थे कौन? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब 1857 में इलाहाबाद को, अब देखिए यहाँ बात कहा जा रहा है कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। आपातकालीन मतलब ये है कि जहां फुराए के डर बा, जहां लग रहा है कि सारे के सारे भारतीय सेना जो विद्रोही सेना है कूच काच देगा हम लोगों को, तो वहां से भगा के दूसरे जगह कहीं ना कहीं मुख्यालय बनाया जाए। सारा का सारा रजिस्टर वही सब जला देता है। तो 1857 में इलाहाबाद को, कैनिंग जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। इस बात को ध्यान रखना है, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने का सलाह कौन दिया? कैनिंग। और आपातकालीन मुख्यालय का मतलब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है और दिल्ली में अचानक कोनो घटना शुरू हो जाए, विद्रोह हो जाए, दंगा हो जाए, तो सरकार जल्दी से निर्णय लेगा कि जल्दी राजधानी परिवर्तन करिए, दूसरा जगह आगरा लेके चलिए, नहीं तो यहाँ सब जला वाला देगा। वैसा ही घटना हुआ था। तो 1857 में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया किसके द्वारा? कैनिंग द्वारा। और क्रांति के समकालीन इतिहासकार कौन है? समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है उस समय, उस एग्जैक्ट समय में। मतलब ये है, मतलब ये कि जैसे हम लोग के समय में अभी राष्ट्रपति के है मुर्मू, तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू के समकालीन है, नरेंद्र मोदी के समकालीन है। अब क्या आप कह सकते हैं कि हम लोग सरदार पटेल के समकालीन हैं? सरदार पटेल कहिए ओरा गए। और अभी हम लोग समकालीन है किस प्रधानमंत्री के? नरेंद्र मोदी के। तो समकालीन का मतलब कि एक ही समय में जिंदा व्यक्ति जो है ओकरा क्या बोलते हैं? समकालीन। तो क्रांति के माने 1857 के समय में इसके समकालीन इतिहासकार कौन कौन है? इसके समकालीन इतिहासकार में एक है मुंशी जीवनलाल। कौन है? मुंशी जीवनलाल।
इसका मतलब कि मुंशी जीवनलाल जो इतिहास लिखे होंगे एकदम अपने आंखों से देखा हुआ, सुना हुआ, और उस समय का एग्जैक्ट घटना होगा। उसके बाद दुर्गा दास, कौन है? दुर्गा दास, मुंशी जीवनलाल दुर्गा दास, और उसके बाद सैयद अहमद, और एक है मोइनुद्दीन। फिर से सुनिए, मुंशी जीवनलाल दुर्गा दास, मुंशी जीवनलाल दुर्गा दास, सैयद अहमद मोइनुद्दीन, सैयद अहमद मोइनुद्दीन। तो बोलिए, मुंशी जीवनलाल दुर्गा दास, सैयद अहमद मोइनुद्दीन। ठीक है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती वाला नहीं है जी, ये मोइनुद्दीन अलग है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है ये जो कानपुर है, कानपुर से दो लोग थे, कानपुर से नेतृत्व करता नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे। ये दो व्यक्ति जो है यहां से ये नेतृत्व कर रहे थे पूरे के पूरे क्रांति सेना का। और इसमें जो तात्या टोपे हैं, एगो इन्हीं का दोस्त इनको धोखा दे दिया, जिसके ऊपर भरोसा कर रहे वही धोखा दे दिया और अंग्रेजों को ले आके पकड़वा दिया। फिर एगो गाना है, कौन था? दुश्मन की जरूरत ही क्या है, दोस्त दोस्त ना रहा। तो यहाँ आपको बता दे कि अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत है क्या है? फिर यही दुश्मन का काम कर दिया। आपको बता रहे कि इसके इस धोखाधड़ी के चलते तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, और तात्या टोपे को जिंदा पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इनको रखा था अलगे किनारे, फांसी दिया सबसे लास्ट में। मतलब यह है कि पूरे के पूरे 1857 के क्रांति में सबसे लास्ट में मरने वाले व्यक्ति कौन है? तात्या टोपे। तात्या टोपे को सबसे लास्ट में फांसी दिया गया है। दूसरा बात कि इनके मित्र ने इनको धोखा दिया था, लेकिन एक और थे जी, एक और के कौन थे? नाना साहब। ध्यान रखिए, नाना साहब, नाना साहब भागे नेपाल। नाना साहब लास्ट में कहां भागे? नेपाल। जब अंग्रेजों का दमन बढ़ने लगा, अंग्रेजों का दमन का मतलब है कि अब तो कुचल देंगे, इस क्रांति में जितना लोग भाग लिया ओकरा छोड़ेंगे नहीं। अंग्रेज लोग भी अपना एक्शन में आ गए। जब वो लोग एक्शन में आए तो नाना साहब यहाँ से नेपाल भागे जान बचाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जब देखेगा कि अब हमारा जान ना बचेगा तो भागवे करेगा। हालांकि भागना भारतीय संस्कृति के लिए, खास करके जो इस प्रकार के सेना शासक है उनके लिए कायरता का प्रतीक रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग देने वाले कौन कौन है? क्रांति में अंग्रेजों का हेल्प कर रहा है लोग कौन कौन? तो जो बटालियन है, सबसे पहले तो ये सेना है, इस सेना में अलग अलग रेजिमेंट है। उसमें से जो गोरखा बटालियन है, गोरखा बटालियन जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, खास करके नागालैंड, उसके बाद असम, ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे नाटे नाटे टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो गोरखा बटालियन के तहत। ये गोरखा बटालियन पूरा का पूरा सहयोग किया किसका? अंग्रेजों का। मतलब कि ये पूरा का पूरा सेना अंग्रेज के तरफ से ही लड़ा, भारतीयों को मारा। इसके अलावा सिख जो है, सिख रेजिमेंट, ये सारे के सारे किसका सहयोग किए? अंग्रेजों का। मतलब ये है कि जो बिहार वाले थे, जो यूपी वाले थे, ये सब लड़ रहे थे क्रांति करने के लिए, मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए। मार फिरंगी को, मार फिरंगी को एकदम नारा चल रहा था कि जहां देखो वहां से भगाओ। और ये सहयोग कर रहे हैं किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों को किसने किसने सहयोग किया? सिखों ने। कौन? सिखों ने। उसके बाद गोरखा ने, गोरखा बटालियन। उसके बाद पठान लोग, पठान लोग भी सहयोग किए। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग है, ये जमींदार वर्ग, अंग्रेज भाग रहे तो जमींदार अपने घर में रख रहे हैं, अपने घर में रख के करेंगे, आओ कोनो देख ले, कोई छू के देख ले, हम बता देंगे। इसका मतलब है कि आप सहयोग, आप हेल्प कर रहे हैं किसका? जमींदारों का। जमींदार लोग हेल्प कर रहे हैं किसका? अंग्रेजों का। अच्छा, ये जमींदार लोग हेल्प क्यों कर रहे हैं जी? इसके पीछे रीजन है, जमींदारी इनको मिला हुआ है। अंग्रेज लोग जिनको जिनको जमींदारी दिया है वो सब के सब किसके फेवर में रहेगा? वो सब अंग्रेजों के फेवर में रहेगा। राष्ट्रवादी का कमी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? जितना लोग है, अब सिख कह दिए तो का एगो होगा? पूरा का पूरा सिख वर्ग। गोरखा कह दिए तो एगो थोड़े होगा, पूरा गोरखा वर्ग। इस तरीके से आप देखेंगे भारत का लगभग 90% जनसंख्या तो असहयोग किया। इसमें सहयोग कहाँ किया? समझ में आया? उसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा ये जो कश्मीर के राजा है, कश्मीर के राजा ये भी सहयोग किए किसका? अंग्रेजों का। मेवाड़ के जो राजा है ये भी सहयोग किए किसका?
अंग्रेजों का। ग्वालियर के जो सिंधिया फैमिली है, सिंधिया रजवाड़ा घराना है, यह भी किसका सहयोग किया? तो अंग्रेजों का। चलिए, सिख लोग कौन कौन? सिख, गोरखा, सिख, सिख, गोरखा, पठान, जमींदार, कश्मीर के राजा, मेवाड़ के राजा, ग्वालियर के सिंधिया और पूरा मद्रास वाला क्षेत्र। ये हालांकि एक बात बता दे, दक्षिण भारत में ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया था, ये उत्तर भारत तक ही रह गया था। समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्रांति का एक चिन्ह था कमल और रोटी। कमल और रोटी, रोटी को ही चपाती बोलते हैं। कमल और रोटी का मतलब है कि अगर साइलेंट वे में हम कहीं कमल और रोटी दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्रांति सेना है, क्रांति सेना है। अगर उधर से भी ये रिप्लाई में मिल गया कमल और रोटी, इसका मतलब कि हम सहमत है आपसे। तो क्रांति के चिन्ह के रूप में यूज कर रहा था कमल और चपाती, कमल और चपाती। दूसरा बात, इस क्रांति में दो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया गया और किसी अंग्रेज अधिकारी को मार रहे हैं, खास करके गोली से मार दिया गया, तो ये मुद्दा ज्वलंत हो गया। और कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? लखनऊ में एगो मारा गया हैलॉक नाम का, और दूसरा नंबर दिल्ली में निकलसन, दिल्ली में निकलसन, दिल्ली में निकलसन, और लखनऊ में हैलॉक, लखनऊ में हैलॉक। तो ये दो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो है, ये इस मूवमेंट में मारे गए थे। दूसरा बात, ब्रिटिश दमन बढ़ने पर नेपाल कौन कौन लोग भागा? ब्रिटिश के दमन बढ़ने पर, दमनकारी नीति पर जब ब्रिटिश सरकार उतर गया, तब नाना साहेब, हजरत महल और खान बहादुर खान, ये लोग इस इलाके को छोड़ के नेपाल भाग गए और नेपाल में ही इनका जीवन का अंत हो गया। नेपाल से फिर दोबारा वापस नहीं आए। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन कुछ है बहुत सारे इस मूवमेंट पे, इस 1857 के क्रांति पे अलग अलग लोगों का अपना अपना मत, अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार आता है। 1857 के क्रांति को पूरा पूरा जब सुनिएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इसको क्या नाम दें। हम इस 1857 के क्रांति को किस रूप में देखें? क्या ये 1857 की क्रांति स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला युद्ध नजर आ रहा है आपको? तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा। दूसरा नंबर, कि क्या ये हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके अंग्रेजों के ऊपर षड्यंत्र रच के भगाने का एक प्लान रचा गया था? ऐसा नजर आ रहा है। क्या 1857 का क्रांति सैनिकों का एकमात्र लड़ाई था? सिर्फ सैनिकों का रहता तो जनता इसमें सहयोग कैसे करता है? किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। क्या 1857 का क्रांति एक क्षेत्रीय क्रांति था, राष्ट्रव्यापी क्रांति था? जैसे जैसे मुद्दा सामने आएगा, जितने गहराई से इसका अध्ययन करिएगा, तो आप भी लास्ट में निचोड़ निकाल के कुछ ना कुछ कहिएगा कि हम इस 1857 के क्रांति को इस निगाह से देख रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इसमें अपना अपना कथन बोले हैं। एगो तो विवादित कथन बोला ही, क्या विवादित नहीं बोला, अपना शुद्ध विचार निकाल दिया। कौन सा शुद्ध विचार है इसका? कह रहा है कि हम बाकी सभी मूवमेंट में तो हिंदी और मुस्लिम को एक में लड़ा देते थे और लड़ाने के चलते ये लोग फुट जाता था और इनके फुट डाल के हम लोग राज करते थे बहुत बढ़िया से। लेकिन एकमात्र ऐसा यही मूवमेंट है 1857 का क्रांति जिसमें हम हिंदू और मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए। हिंदू और मुस्लिम एक हो गया। इस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम को कितनों फोड़ने का कोशिश की, फूटा नहीं। और मूवमेंट क्या हुआ था जी? चर्बी लगा कारतूस, जिसमें हंगामा हुआ क्या कि गाय और सुअर दोनों का चर्बी है और दोनों के चर्बी से इसका कवर बन रहा है। जैसे ये मामला सामने आया, अभी तक में पूरे भारत के इतिहास निकाल के देखिएगा, अगर सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब आए ये दो संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम, तो वो कब आए? 1857 में। 1857 का क्रांति हिंदू और मुस्लिम को एक कर दिया था, एकदम एक। तो यही कह रहा है कि हम इस मुहिम में, हम लोग इस मुहिम में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए। कौन बोल रहा है? एरिक्सन का कथन है कि हम इस मुहिम में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए, एकजुट बन गया ये लोग। नेक्स्ट, मतलब इससे पता चला ना कि इनका नीति काम कर रहा है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। सिखों को फोड़ दिया कि नहीं फोड़ दिया? और फोड़ दिया तबे ना वो अपने पे तलवार उठाया है। तो नंबर दूसरा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता का क्रांति था ये कह रहे हैं
कार्ल मार्क्स। 1857 के क्रांति का पूरा मूवमेंट सुनने के बाद, समझने के बाद इनका जो विचार आ रहा है, इनका कहना है कि देखिए जी, हम इस निगाह से देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा है, इस ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता क्रांति की है। क्योंकि इसमें सिर्फ सेना नहीं लगा है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ग जुटे हुए हैं, इसमें किसान मजदूर भी हैं, इसमें सेना भी है, इसमें कुछ राजे रजवाड़े भी हैं। तो अब ये जो 1857 का क्रांति है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता का क्रांति बताया किसने? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के क्रांति को भारतीय जनता का क्रांति कहा किसने? कार्ल मार्क्स ने। और किसने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए? एरिसन ने। 1857 के इस क्रांति के ऊपर आपको बता दे कि एस.एन. सेन का अपना क्या वक्तव्य है। ये एक इतिहासकार है, और ऐसे इतिहासकार जो 1857 के समय ये सरकारी इतिहासकार थे, तो ये इतिहासकार बोलते हैं कि 1857 का क्रांति शुरुआती दौर में तो सैनिक विद्रोह था, शुरू में सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम बन गया। अब आप बताइए, इनके इस कथन से आप सहमत हैं कि असहमत हैं? ये पूरा कहानी सुनने के बाद, 1857 के कहानी को सुनने के बाद हमें भी यही लगता है कि शुरुआती दौर में तो सैनिक विद्रोह था, सेना के विद्रोह से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मारो फिरंगी को, भगाओ फिरंगी को एकदम लक्ष्य बन गया क्या कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माने स्वतंत्र किया जाए भारत को, यहाँ से इनके माने पूरा अंग्रेजों को भगा दिया जाए, ऐसा मूवमेंट बन गया था। एस.एन. सेन का कहना है कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति शुरू में सैनिक विद्रोह, बाद में स्वतंत्रता संग्राम बन गया। ये एस.एन. सेन का विचार है। इसके अलावा जो बी.डी. सावरकर है, बी.डी. सावरकर का विचार सुनिए। ये कहते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम मूवमेंट है। प्रथम भारतीय लोग पहला बार स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई किया, वो नजर आता है कौन सा? 1857। 1857 के क्रांति के ऊपर अलग अलग लोगों का विचार हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें से बी.डी. सावरकर का क्या विचार है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहते हैं 1857 को। दूसरा नंबर एक है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक सिर्फ सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं। सैनिक विद्रोह था, एक मात्र क्या था? सेना विद्रोह और कुछ नहीं। क्योंकि सेना विद्रोह नहीं होता तो सारे जमींदार सहयोग करते क्यों? सारा का सारा वर्ग सहयोग करता अंग्रेजों का क्यों? खाली सेना का विद्रोह है और कुछ नहीं। ये किसका मानना है? सर जॉन लॉरेंस। जितना अंग्रेज लोग है, मैक्सिमम लोगों का विचार ऐसे नहीं आएगा, सुख से देखेगा 1857 के क्रांति को, और जितना भारतीय लोग है वो इसको ठीक निगाह से देखेगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया किसने? बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बेंजामिन डिज़रायली हैं। बेंजामिन डिज़रायली एक ऐसे इतिहासकार है जो ये मानते हैं कि 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रव्यापी विद्रोह कह सकते हैं इसको। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यह किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं है, एक जगह से निकल के दिल्ली पहुंचा, पटना पहुंचा, यहाँ आरा में पहुंच, माने ये इतना काफी मात्रा में दूर दूर तक फैला, तो ये क्षेत्रीय विद्रोह तो नहीं हो सकता है। ये क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या बोला? ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। दूसरा एक है टेलर और आउटरम। टेलर और आउटरम, ध्यान से सुनिएगा। टेलर और आउटरम है कौन? अंग्रेज। अंग्रेज है तो विचार कैसा आएगा? भारत के सापेक्ष वाला तो नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि सुनो जी, 1857 का जो क्रांति है, पूरा अध्ययन करने के बाद हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र नजर आ रहा है इनको। कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल के एगो षड्यंत्र किया कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। उस षड्यंत्र तो है और कुछ नहीं है, वरना चर्बी लगा कारतूस का, चर्बी का तो बातें नहीं था। ये आपस में अफवाह किया और उसी अफवाह से एक में मिलके और अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मानते हैं कौन? टेलर और आयर। किसको मानते हैं? 1857 के क्रांति को। 1857 के क्रांति को हिंदू
सॉरी अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र के रूप में ये लोग देख रहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि यह एक समांती विद्रोह है। जवाहरलाल नेहरू क्या मानना है? यह एक समांती विद्रोह है। समांती क्या होता है? देखिए, बड़े लोग के खिलाफ छोटे छोटे जो गरीब गुर्गे हैं उनका ये विद्रोह है। जैसे साहूकार है, जमींदार है, साहूकार जमींदार ये सब बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और ये सारे के सारे मिले हुए किससे? अंग्रेजों से। और जितने गरीब लोग हैं, जिनका जो इन साहूकारों से सूद लिए हैं, जो इन जमींदारों से सताए गए हैं, करा कि ये सारे के सारे गरीब लोग इसमें लड़ रहे हैं, हाई लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का। रियल में जनता का मूवमेंट देखा जाए तो जनता अंग्रेजों के लिए ना लड़ रहा है, बल्कि अगर बहिया फाड़े के फेरा में है कि अच्छा तुम्हारा लाल खाता है ना, लेके फाड़ देंगे, तो तोरा जितना सूद दिए थे सब के सब हिसाब किताब बराबर जरा उरा देंगे, तो कहीं घर जरा देना, तो कहीं माने इस तरीके का मूवमेंट। तो समांती विद्रोह मतलब जो समांती किस्म के लोग हैं उसके प्रति ये विद्रोह हुआ है। तो ऐसा मानना किसका? जवाहरलाल नेहरू का। समांती विद्रोह कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेज के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा? टेलर और आयर। टेलर और आयर। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, ये आउटरम है था जी। टेलर और आउटरम, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, टेलर और आउटरम। टेलर और आउटरम। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दे कि एक लोग जो महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं, महारानी लक्ष्मीबाई एक क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता है झांसी से, और इनके इस क्रांति को दबाने के लिए हीरोज को भेजा गया था। हीरोज जो है इनके इस क्रांति को दबाने के लिए आया था। हीरोज जब इस महिला से माने इनका हाथापाई हुआ, हाथापाई कॉलेज मतलब कि इससे लड़ाई हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की लड़ाई है, ये माने सालों तक लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में इसने पाया कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली कोई मर्द है, तो यही है। लास्ट में ये बोल के गया, भले झांसी की रानी को मार दिया गया, लेकिन ये मानता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द यही देखे। तो ये कौन बोल रहा है? हीरोज। और दिल से बोला गया बात है, मानना पड़ेगा। उनके इस वीरता को एक तरीके से कहा जाए कि सलाम कर रहा है, कि इतना महिला में इतना बहादुर है। नेक्स्ट एक बात है कि 1 नवंबर 1858 को ये जो रानी विक्टोरिया है, अब आपको इसके पहले बता रहे थे कि यहाँ पे है इंग्लैंड, यहाँ पे है मान लीजिए भारत। इंग्लैंड का एक कंपनी भारत में शासन कर रहा है, तो कंपनी ने शासन कर रहा है। जब 1857 का मूवमेंट हुआ, ये क्रांति हुआ, इस क्रांति में पूरा का पूरा कंपनी जो है ध्वस्त हो गया। कंपनी मतलब उसके सेना, ये सारे के सारे लोग क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। डर से कहीं निकल नहीं पा रहे, भाग रहे इधर उधर। जब 1857 के क्रांति को ये लोग अब संभाल नहीं पाए, तो यहाँ से फोन गया, तार गया। तार कहाँ पे? अपने सरकार के पास ही लोग फोन किया। अपने सरकार मतलब जो यहाँ संसद चल रहा है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में जो संसद चल रहा है वहां पे ही फोन कर रहे हैं अपने रानी के पास, महारानी के पास, विक्टोरिया के पास, कि महारानी कुछ कीजिए, हम लोग को यहाँ जान से मार दिया जाएगा, यहाँ क्रांति हो गया है। तो ये महारानी विक्टोरिया अपने सेना को अब भेजती हैं। पहले किसका सेना था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, एक छोटा सा कंपनी, ये कंपनी का सेना यहाँ काम कर रहा है, या कंपनी के सेना तो बहुत कम आए हैं, ये मेन तौर पे भारतीय सेना को ही सब रखे थे। तो कंपनी का शासन चल रहा था। अब महारानी विक्टोरिया अपने सेना को भेजिए, ऐसे सेना जो अलग अलग युद्धों में लड़ा है, फ्रांस से लड़ा तो जर्मनी से लड़ा, ऐसे ऐसे युद्धों में। मतलब इस देश का अपना जो सेना होता है ना जी, आर्मी उर्मी, वो आर्मी एयरफोर्स, तो ये सारे के सारे सेना को भेजा गया। अब ये सेना आया तो अलग अलग जनरल जो है वो अलग अलग क्रांतिवीरों के साथ में अपना लड़ाई कर रहे हैं। उसी में से एक हीरोज था, वो हीरोज किसके साथ? झांसी के रानी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उसको भेजा गया कि ये इसको कंट्रोल करो। उसके बाद में
ये जो बीर कुंवर सिंह है इनके लिए दूगों को बना के भेजा गया कि आप लोग इनको देखिए। तो बड़ी प्री प्लानिंग के साथ ये इस मूवमेंट को दबाए थे। हम आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया ये जितवा तो ली, इस क्रांति को शांत तो कर दी। ये जो आग लगा था ये आग बुझ गया। 1 साल लगा, लगभग 2 साल लगा कह लीजिए, पूरा शांत होने में कितना दिन, 2 साल। इस 2 साल के दरमियान अब महारानी विक्टोरिया के दिमाग में चल रहा है कि अब कंपनी का शासन ना चला के अब हम अपना शासन डालेंगे यहाँ। मतलब अब ये पूरा किसके अधीन हो गया है, ब्रिटेन के अधीन। मतलब कि ब्रिटेन में जो संसद में मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, उस प्रधानमंत्री का सारा प्लानिंग जो होगा वो काम करेगा यहाँ पे। यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा कि जाओ तुम अब यहाँ पे रहो और इसका शासन व्यवस्था देखो। जैसे प्रधानमंत्री चुना गए और बिहार में मुख्यमंत्री चुनाते हैं, तो अलग अलग केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में अपना सरकार बनाने का और केंद्र सरकार का सारे के सारे जगहों पे नियम कानून चलता है। वही बात तो है कि अब ये भारत जो है किसके अधीन चला गया है, अब इंग्लैंड के अधीन। तो आपको बता दे कि महारानी विक्टोरिया यह घोषणा करती है 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को घोषणा करी कि भारत को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में अब रखा जाए। मतलब कंपनी के नियंत्रण में जो था, अभी कंपनी नहीं बल्कि अभी हमारे पूरे के पूरे अधीन रहेगा। तो ये किस दिन घोषणा हुआ था, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत को अब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में रखा जाए, कंपनी का शासन समाप्त और हमारा शासन अब वहां शुरू हो गया। अभी अधवे गुलाम थे, अब पूरा गुलाम हुए हैं। अब वहां से एक्ट बना के आएगा, कानून बना के आएगा और उस कानून के तहत जो संसद में कानून तय होगा वो यहाँ पे लागू होगा। इसके पहले कानून का बात नहीं था, कंपनी अपना शासन चला रहा था और कंपनी के अंदर जो कानून बनने वाले हैं जो उसके अधीन थे वो, लेकिन अब संसद बना के देगा। नेक्स्ट, विद्रोह के बाद सेना में भर्ती करेंगे तो फूक के करेंगे। आपको लग रहा है क्या कि यूपी वाले को भर्ती करेंगे ये लोग? क्यों नहीं करेगा? एक बार जीभ जर गया है दूध से, तब तक फूक के ना पियेंगे जी। यही यूपी है मंगल पांडे जौन धक दुओ को ठोक दिया। एक मतलब कि यहाँ के सेना बड़ी खतरनाक होता है, इसको छोड़ो, एकरा भर्ती मत करो, ना तो कब गोली तान देगा कोनो ठीक नहीं है। तो से विद्रोह के बाद भी तो अंग्रेजों का शासन रहा है। तो विद्रोह के बाद सेना में जो भर्ती हुआ वो सिर्फ किससे किए लोग, गोरखा बटालियन, जो इनका सहयोग किया था गोरखा बटालियन से, उसके अलावा सिख बटालियन से। और सिख में भी कौन, उत्तर प्रांत वाले पंजाब का जो एरिया है वहां से नामधारी सिख ना है, नामधारी सिखों को लेके आइएगा फिर से ठोक देगा है। तो यहाँ पे आपको बता दे कि विद्रोह के बाद सेना में भर्ती सिर्फ किया गया कहां से, गोरखा और सिख से, गोरखा और सिख से। आपको एक बात और बता दे, अगर आप बुक पढ़िएगा, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट में एक व्यक्ति मुंह मिट्ठी काम किया। मुंह मिट्ठी मतलब आपके पास बढ़िया बतियाएगा और इस सारा न्यूज देता था अंग्रेजों को, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। इतिहासकारों का आरोप है जीतन महल पे, यह जो जीतन महल है अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। समझ में? तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें कॉपी किताब थोड़ा सा रखिएगा और तनी जल्दी बोलते जाइएगा। जितने बोलिएगा, जितने चिल्लाइएगा, उतने चीजों को याद कर पाइएगा, उतने बेहतर होगा। तो कॉपी किताब बंद करिए और चलिए साथ में। विद्रोह का शुरुआत मेरठ से, और मेरठ के नेता, विद्रोह का शुरुआत मेरठ से, नेता कदम सिंह। जनवरी 1857 में राइफल आया, कौन सा, एनफील्ड राइफल। कौन सा, एनफील्ड राइफल। और ये मेरठ से नेता कौन थे जी, मेरठ से कदम सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल पांडे कहाँ के थे, मंगल पांडे बलिया कहाँ पड़ता है, बलिया कहाँ पड़ता है, यूपी में। अच्छा, मंगल पांडे किस छावनी में थे जी, किस छावनी, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ता है,
पश्चिम बंगाल, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और मंगल पांडे वहीं के एक सिपाही हैं। ये सिपाही वहां के बटालियन का नाम बताइए इनके। 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री, 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री, बोलिए 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री। क्या है? 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री बटालियन के इनका नाम है। और ये गोली मार दिए थे कौना के? ह्यूस्टन। किसको गोली मारे? ह्यूस्टन। कहिया? 29 मार्च को। किस दिन? 29 मार्च को। अच्छा, ये जो कहा गया बंदूकिया? अच्छा, भाग गया। ये बंदूक जो इनफील्ड राइफल है कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857, जनवरी 1857 में शामिल हुआ। और ये गोली मार दिया कौन के? 29 मार्च 1857 को ह्यूस्टन को तलवार से काट दिए कौन के? लेफ्टिनेंट बो को। तो 2 व्यक्तियों के हत्या का आरोप था इनके ऊपर और इनको 10 दिन के बाद फांसी पे चढ़ा दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी पे, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट बात, 1857 में भारत के गवर्नर कौन? गवर्नर जनरल। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टम। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, मनु कौन है जी? झांसी की रानी। मणिकर्णिका कौन है? झांसी की रानी, वही महारानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। कौन? पील आयोग। नव गठन के लिए पील आयोग। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? 9 मई। कुंवर सिंह का मृत्यु 9 मई 1858। पंजाब में कौन लोग सहयोग किया था क्रांतिकारियों का? नामधारी सिखों ने। विद्रोह को एक उर्दू कवि ने देखा। कौन? मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब। और कट्टर दुश्मन कौन थे अंग्रेजों के? मौलवी अब्दुल्ला शाह। क्रांति में भाग नहीं लेने वाले में जमींदार, साहूकार, शिक्षित। कौन कौन? जमींदार, साहूकार और शिक्षित। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो है, यह इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया कौन? कैनिंग द्वारा इसको बनाया गया। क्रांति के समकालीन इतिहासकार कौन है? तो मुंशी जीवनलाल। पहला नंबर मुंशी जीवनलाल। दूसरा नंबर दुर्गादास। तीसरा सैयद अहमद और एक मोइनुद्दीन। मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, सैयद अहमद और मोइनुद्दीन। इसके अलावा टट्टा टोपे जो है इनको सबसे लास्ट में फांसी दिया गया था जी। और दोस्त के धोखे के चलते। क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग देने वाले कौन कौन है? सिख, गोरखा, पठान, जमींदार, कश्मीर के राजा, मेवाड़ के राजा, ग्वालियर का सिंधिया। और उसके बाद क्रांति चिन्ह कमल और रोटी, कमल और रोटी। और अंग्रेज अधिकारी जिसका मौत हुआ एक हैवलॉक। कहाँ पे? हैवलॉक कहाँ पे? लखनऊ। हैवलॉक का लखनऊ में हत्या हुआ। और निकलसन का दिल्ली में, निकलसन का दिल्ली में। इसके अलावा ब्रिटिश दमन बढ़ने पर नेपाल भागने वाले में नाना साहेब, हजरत महल और खान बहादुर। नाना साहेब, हजरत महल और खान बहादुर। इसके अलावा इसमें कुछ कथन है, ठीक है। ये हम लोग जो बात किए, अब आप अपना कॉपी पेन बिल्कुल ही हटा लीजिए और कुछ प्रश्न को हल करके देखते हैं।